हेलो गाइस, क्या आपको पता है बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल क्या है एंड किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बताया था कि वो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आता है, तो वो एनर्जी गेन करता है या फिर लूज करता है। क्या आपको ये सारे सवालों का जवाब पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो पे। दिस इज इनसाइड द एटम चैप्टर 5, मतलब चैप्टर 5 इनसाइड द एटम। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉन को, जो आजकल जिस अप्रोच से हम इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, तो हम लोग उस अप्रोच से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। एंड काफी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 या 3 वीडियोस बन चुके हैं, जिसको मैं इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। बट पहले ये देख लीजिए, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको पहले के लेक्चर आने ही चाहिए। यहां से भी आप देखोगे तो इट्स ओके, बट अगर पहले के नॉलेज अगर आपको है तो इट इज गुड, ये ज्यादा बेटर होगा। लाइक कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या था, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या बोला, मतलब डाल्टन, जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड, इन्होंने क्या बोला। अगर ये सब पता है देन इट्स वेल एंड गुड। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक लगा के अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। टुडेज टॉपिक इज बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। अब इस टॉपिक में पहले के टॉपिक से क्या अलग है? द क्वेश्चन इज कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या किया था, बेसिकली एक राउंडेड शेप, जैसे कि एक बूंदी का लड्डू, उससे एटम को कंपेयर किया था। इट हैज अ आउटर सरफेस, इट हैज अ आउटर शेप, बट इट डजंट हैव एनी इनर स्पेस। और उन्होंने कहा था कि जो मास ऑफ द एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मींस दैट कि पूरा मास पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें। ओके गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या, एक वाटरमेलन से कंपेयर किया था एटम को, और उन्होंने बोला था जैसे एक तरबूज होता है उसका एक रेड पार्ट होता है, उसी तरीके से, और उसमें जो काले काले बीज होते हैं उस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं। दे इज पॉजिटिवली चार्ज, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बट उन्होंने भी मास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। बट देन कम्स द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने मास के बारे में जिक्र किया था। और उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था, जिससे उन्होंने कहा कि यार बीच में कुछ तो होता है जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, उसके अंदर प्रोटॉन होगा और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स होगा। बट उन्होंने भी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट हियर कम्स आवर टॉपिक इनटू द प्ले। हमारे टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक है बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूट्रॉन किधर होता है, प्रोटॉन किधर होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अब बताना स्टार्ट करता हूँ आपको। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, द स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, मतलब इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कहा था, जो रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है, वो इलेक्ट्रॉन और देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होने के बावजूद दोनों न्यूट्रल कर देता है, फिर भी वो पूरी तरीके से स्टेबल कैसे, उन्होंने इस चीज का कोई भी जिक्र नहीं किया था। बट हु डिड दैट? इन्होंने किया। ठीक है, तो हम देखते हैं। ही वॉज अ साइंटिस्ट, डेनिश साइंटिस्ट, ठीक है, और इनका पूरा नाम था नील्स बोर। ठीक है दोस्तों, नील्स बोर। और इन्होंने ईयर 1930 में स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को समझाया बाय पुटिंग हिज ऑर्बिट मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। और उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे दोस्तों, मतलब कि उन्होंने जो बताया था, जैसे कि हमने ऊपर से अब तक देखते आ रहे हैं, एंड इट वाज लाइक द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक nucleus in the concentric circular orbits at certain distance from the nucleus। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, देखो। और तो ये पहला पॉइंट आप देख लो, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। और तीसरा इन्होंने बोला था व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी इनर ऑर्बिट टू अ आउटर ऑर्बिट, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट इट लिबरेट्स द एनर्जी, इट इमिट्स द एनर्जी। ठीक है, तो अभी ये है। और इसके बाद इन्होंने ये चीज दिया था, आप देख लो, ध्यान से एकदम देख लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें, अपनी कुछ प्रिंसिपल बताई, जिसमें इन्होंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, फिर कुछ है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ टॉपिक्स है दोस्तों। और एक फॉर्मूला है 2n², यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो,
ठीक है। तो अब मैं आपको इतना फटाफट क्यों बता रहा हूँ सब, मुझे पढ़ाने का मन नहीं है जी ना, मैं इतना सब कुछ रीड करके बताने की जगह आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप बोर भी ना हो और वीडियो को शॉर्ट भी रख सकूं मैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, यहां तक होगा आज, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर वाला पार्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मैं ऐसे एक एक करके मतलब कवर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि अभी मैं कवर कर रहा हूँ, सपोज करो कि बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधे चले जाऊंगा, ये मॉडल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल वाले पार्ट पे आ जाऊंगा। तो लेट स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। तो ओके, तो गाइज जैसा कि हमने देखा बोर्स पोस्टुलेट क्या कहता है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है वो बीच में होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, न्यूक्लियस बीच में होगा और उसके बगल में कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स होंगे। कैसे सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से। और उन्होंने ये बात बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स वो इसमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जो होते हैं निगेटिवली चार्ज, वो इसमें रिवॉल्व करते हैं। तो आर यू गेटिंग इट, इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखो, अब हालांकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर ध्यान मत दो, बट इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते ना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप भी कर सकते हैं। मतलब कि अभी ये ऑर्बिट नहीं है बेसिकली, ठीक है दोस्तों, ये जो है ये ऑर्बिट नहीं है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो कि ये वाला अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है, ये यहां से उठ के यहां आ गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ रहा है। क्या हो रहा है, आउटर ऑर्बिट, ठीक है, आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट आया, ठीक है, इनर ऑर्बिट आया। तो ऐसे टाइम में ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, इमिट करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा बच्चे लोग, क्या करेगा, इमिट करेगा। इमिट करेगा मतलब देखो, बाहर वाले के पास हाई एनर्जी है, लोअर वाले के पास कम एनर्जी है, तो ये जब बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी कम करेगा, मतलब इमिट करेगा। अब सपोज करो अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाता है, ठीक है। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाता है, यहां आ गया ये इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इनर से आउटर की तरफ गया, आप समझ रहे हो ना, ठीक है, इनर से आउटर की तरफ गया तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने दो पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। तो इसके बाद उन्होंने कहा, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये मान लो कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑर्बिट्स है उसके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल वाले जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसका कुछ नाम होगा, क्या होगा, उसका कुछ नाम होगा। और उसके नाम उन्होंने कैसे दिए कि इसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किए थे। तो इसको के, इसको एल, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो रहेगा वो एम, फिर उसके बाद अगला सेल एन, तो के एल एम एन इस तरीके से नाम दिया गया। सो आर यू गेटिंग इट। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। क्या, कि एक तो बेटा न्यूक्लियर है, एक तो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, मैं थोड़ा सा नीचे जाके बता करता हूं, ठीक है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा दो चीजें होती है। सबसे पहला जो चीज होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो होता है क्या बच्चों, उसका न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन, ओके। अब ये जो न्यूक्लियर रीजन है जो हमने यहां पे दिखाया, इस न्यूक्लियर रीजन में दो चीजें होती हैं। क्या होती है, इनको दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इसमें दो चीजें होती है, जिसमें एक होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर रीजन में बच्चों हमने क्या देखा, न्यूक्लियर रीजन में हमने देखा, ठीक है, कि न्यूक्लियर रीजन में, मैं थोड़ा पेंसिल का साइज बढ़ा लेता हूं, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन में दो चीजें होती हैं। पहला वाला जो चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग उसको, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
प्रोटॉन के अंदर कितना, अब प्रोटॉन के अंदर चार्ज है तो कितना है, इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है। उसके बाद दूसरा होता है, इसका मास भी होता है कुछ प्रोटॉन का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है न्यूट्रॉन, अगला क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूक्लियर रीजन में होता है, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, न्यूक्लियस वाला, एक न्यूक्लियर रीजन। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर रीजन बात कर ली, जो पहला रीजन है, ठीक है। अगला एक और रीजन होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक एटम के अंदर बेसिकली, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में बच्चों एक ही चीज होता है, मतलब ऑर्बिट्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल से बने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्बिट्स है, ठीक है। एंड इन ऑर्बिट्स में ना बच्चे लोग, इस ऑर्बिट्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, वो निगेटिवली चार्ज होती है, तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर कितने चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का कुछ तो क्वांटिटी हो ना, कि इतना निगेटिव चार्ज है, तो वो कितना निगेटिव चार्ज है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, 1e माइनस, इतना चार्ज है इसके अंदर, ठीक है, -1e इतना चार्ज होगा। अब मैंने आपको बोला ये 1e वगैरह का हम लोग सब कुछ वैल्यूज देखने वाले आगे चल के, तो उसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजें समझ ली, ठीक है, और वो 3 चीजों को मैं सीक्वेंस से बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने समझा कि ऑर्बिट किस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, बोर्ड्स के पोस्टुलेट क्या थे जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, कि जंप करेगा ऊपर से नीचे, अच्छा वो छोड़ दो, जंप करेगा ऊपर से नीचे तो चार्ज गेन करेगा, लूज करेगा। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर हमने ये भी देखा कि पहले वाले को के बुलाते हैं, दूसरे वाले को एल बुलाते हैं, फिर उसके बाद वाले को एम बुलाते हैं। इस तरीके से हमने सब कुछ देखा। फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये चीजें देखी। तो गाइज यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे आने के बाद जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें हुई है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो पहले सेल को इन लोगों ने क्या बुलाया है, के बुलाया है। उसके बाद दूसरा जो सेल है उसको एल बुलाया है, तीसरे वाले को एम बुलाया है, चौथे वाले को एन बुलाया है, राइट। तो इस तरीके से नंबर है। यहाँ पे ये वाला क्या है बेसिकली, देखो मैं यहाँ पे किसी और कलर का पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियर रीजन है, और ये बाकी जो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल से दिखाया जा रहा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो ये था बोर स्टेबल ऑर्बिट मॉडल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें तो 2 पार्टिकल से बना होता है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये मैग्नीट्यूड है, बेसिकली करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होता है वो, लेकिन डायरेक्शन वैरी करता है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स, तो मैंने न्यूट्रॉन्स भी आपको समझा दिया है, ठीक है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के भी कुछ मासेस वगैरह होती है जो इक्वल है ऑलमोस्ट 1 डेल्टन इतना इक्वल है, जो कि हाइड्रोजन का मास है बेसिकली, ठीक है। तो 1 डेल्टन इतना, ये U4 डेल्टन का सिंबल है दोस्तों। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किस चीज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के, न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट्स होता है उसमें घूमते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, -1e चार्ज होता है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था बच्चों कि 1e मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस एक माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1800 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। मतलब एक हाइड्रोजन एटम का अगर आप मास निकालोगे तो उससे 1800 गुना एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, ठीक है, दैट टाइम्स, ठीक है।
1800 टाइम्स दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। और इसी कारण से बेटा, क्योंकि ये निग्लिजिबल होता है, इसके कारण क्या होता है, ये मतलब इतना कम पार्ट है। मतलब मान लो कि एक हाइड्रोजन अगर 1800 का है तो उसका एक पार्ट, समझ में आ रहा हो, एक अगर 1800 को आप मतलब वन को अगर आप मान लो कि ये पेन है, इसको अगर आप 1800 हिस्से करोगे तो वो जो एक हिस्सा होगा ना, इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इसके लिए ये बहुत ही निग्लिजिबल है। कैसा है दोस्तों, ये एकदम ही निग्लिजिबल है। कैसा है, निग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है, और ये रिवॉल्व करते रहता है इन द शेल। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे हमको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को समझना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एटॉमिक मास और नंबर वाला पार्ट बताता हूँ। अब देखो, जैसा कि हमने देखा था कि एक होता है न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन के अंदर होता है प्रोटॉन। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके कुछ मास होते हैं बच्चों। ठीक है, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था बच्चों, उसमें खाली इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसा था, निग्लिजिबल था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल था, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लियर रीजन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब मास हम ऐड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन when added together, that is called as atomic mass। तो एटॉमिक मास तो हमें समझ में आ गया, इसको हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास कहेंगे। लेकिन एटॉमिक मास को हम लोग लिखते कौन से सिंबल से है, तो ए से लिखते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब एक में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एटॉमिक नंबर, और उसको हम लोग लिखते हैं जेड से। तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ और उसको आपको मुझे बताना है। जैसे कि ये सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एन एटम, 2। ठीक है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और सब एटॉमिक पार्टिकल आप 3 भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, रीजन 2 होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस प्लेस, वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे सवालों के अगर हम जवाब दे पा रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ ये मुझे पता है, द ओनली रीजन कि आपको समझ में आ चुका है। अभी देखो यहाँ पे वही लिखा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग निग्लिजिबल। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो जितना टोटल नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, दैट इज एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, द मास नंबर ऑफ एन इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ए। मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। द कन्वेंशन टू एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास टुगेदर आर एज फॉलोज। और देखो, हम कोई भी चीज के ना इसको इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लिखते किस तरीके से, जस्ट लेट मी शो यू। तो गाइस, मैंने जैसा आपको बताया कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक मास, अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास के बारे में, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब कन्वेंशनल साइन कैसा है, जैसे कि मान लो कि एक एटम एक्स, एक एलिमेंट एक्स है, तो इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं ए और नीचे हम लोग लिखते हैं जेड। तो ए और जेड, ए मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास, और नीचे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो ऊपर एटॉमिक मास लिखेंगे और नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 12। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिख दिया, यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया। तो दैट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका। सो गाइज, बेसिकली हमारा डिस्कशन अब ये है इस पॉइंट के बाद कि किस तरीके से किस सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमें ये समझ में तो आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस बीच में होता है, बाकी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स होते हैं और उस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। हमने ये दोनों भी चीज़ें समझ ली। नाउ आवर डिस्कशन लाइज कि
कौन से शेल में कितना होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड जस्ट कि मैं ये सब मिटा दूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी वो फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। मतलब ये फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? बेसिकली इस टॉपिक को लोग बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बुलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं, तीसरे को एम और फिर एन। तो इस तरीके से ही नाम है ना, देखो यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख लो एक बार, ठीक है। पहले को के बुलाया, फिर एल एम एन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ। और फॉर्मूला क्या है बच्चों कि फॉर्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। मतलब कि आपको जो n की वैल्यू है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, मतलब k 1, l 2, m 3, तो इस तरीके से जो n की वैल्यू है आपकी 1 2 3, उसको आप 2n² में n की जगह सब्सटीट्यूट करके फॉर्मूले से आंसर निकालोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन से सेल में। तो k सेल में 2n² में अगर आप 1 डालोगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 ही आएगा, ठीक है। 1² 1 ही आएगा और 2 1 जा 2 आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? 2। एल में अगर आप देखोगे तो एल में एल एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 2 मतलब 8 आ जाएगा। तो दूसरे सेल में 8 आएगा। अब तीसरे सेल में आप देखोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू 2 क्या हो जाता है दोस्तों? यस, 18 होता है, राइट। तो 18 आएगा। और चौथे सेल में 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना, राइट। 3 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ 16, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 32, राइट। तो इस तरीके से पहले सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद एल सेल में 8, उसके बाद 18 और फिर 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे आप यही चीज़ पढ़ सकते हो कि पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, मगर कुछ चीज़ें और भी है जो हमें कंसिडर करनी होती है। एंड वैलेंसी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को ना हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके गाइज, एंड थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है जा रहा है मेरे घर पे, तो थोड़ा सा काट पीट करना पड़ेगा एडिटिंग का। तो बट दोस्तों इतना आप समझ लेना बेसिकली, ठीक है। तो यही सब कुछ मैं बताना चाहता था। आई होप कि आपको सभी कुछ क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो हे गाइज, आज का हमारा डिस्कशन यही तक था। एंड आज के डिस्कशन में हमने क्या क्या समझा कि किस तरीके से नील्स बोर ने बताया था कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटिक सेल्स होते हैं, और न्यूक्लियर रीजन होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन आता है। न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर रीजन में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से शेल में कितना होगा, जिसका फॉर्मूला था 2n² डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हम लोगों ने सभी कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखा है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप, मैं जो एक पोस्ट डालने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम के लिए, ठीक है, हर चैप्टर के बाद, मतलब बेसिकली हर वीक मैं एक पोस्ट डालूंगा कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैं बोलूँगा आस्क योर क्वेश्चंस। तो आप उस क्वेश्चन को उसमें पूछ सकते हो एंड आई विल डू अ लाइव स्ट्रीम। बेसिकली मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक हाई फाई के साथ ख़त्म करते हैं लेक्चर को। चलो बाय बाय।